हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को डेली सॉल्व कर रहे हैं और आपके आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कथक मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कह रहा है, ओडिसी नृत्य शैली में कामुकता और गीतात्मकता है। तीसरा कह रहा है, गीत गोविंद या गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ में मणिपुर नृत्य की बारीकियों का वर्णन है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। आपके सामने कूट है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला तीसरा या सभी। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके सामने कूट भी है और ऑप्शन भी है, आपको देना है जवाब। तो क्या है जो सही हो जाएगा? आपकी सभी बातें सही हैं। उपरोक्त तीनों कथन सही है। कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। कथक का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है और ये मुगल काल के आगमन से ईरानी और मुस्लिम प्रभाव के चलते ये नृत्य जो है दरबारों में पहुँचा। और ये जो आपका नृत्य है इसमें देखेंगे आप, धार्मिक की अपेक्षा सौंदर्य ज़्यादा बल दिया गया, सौंदर्य पे ज़्यादा बल दिया गया है। और इसमें ज़्यादातर कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग हैं इन पर ज़्यादा प्रस्तुति किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मणिपुर का नृत्य है, इसका मुख्य जो विषय है ये रासलीला ही है। इस नृत्य के विकास का जो श्रेय है ये महाराजा भाग्यचंद्र को दिया जाता है। और गीत गोविंद जो गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ है ये भी इन्होंने ही लिखा है। तो आपकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। कथक मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। क्योंकि उत्तर भारत में है और उत्तर भारत पर ही विदेशी आक्रमण हुए हैं तो विदेशी इफेक्ट आना लाजमी है। ओडिसी नृत्य शैली में कामुकता और गीतात्मकता दोनों का मिश्रण है। गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ में मणिपुर नृत्य की बारीकियों का वर्णन किया गया है। तीनों बातें सही हैं। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। ये देखिए आपका कथक, जिसमें पैरों में बहुत ज़्यादा घुंघरू बांध करके ये डांस होता है, कथक डांस। ये आपके उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी के मतलब जो है यूपी में ही इसका जन्म हुआ है। और आपका अगला जो है ये ओडिसी डांस है। देखिए ये भी बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेस में आपको महिला दिख रही हैं जो ओडिसी डांस कर रही हैं। हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस का कोई जवाब नहीं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मणिपुरी का तो आप लोगों ने पहले ही देखा था, बहुत अच्छा सा डांस होता है। इसमें पैरों को बड़ी कोमलता से, बड़ी सादगी से, बड़ी सजगता से रखते हैं। बहुत स्लो मोशन में डांस करते हैं और ड्रेस पैटर्न भी एकदम अलग है, सबसे अलग है। काफ़ी सुंदर है, पता नहीं कैसे ये ड्रेस बनाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। भारतीय संगीत कह रहे हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा से संबंधित एस राज दिलरुबा और सुर श्रृंगार क्या है? आपको बताना है भारतीय संस्कृति और परंपरा से संबंधित इस राज दिलरुबा एवं सुर श्रृंगार क्या है? सुर श्रृंगार क्या है? पहला कह रहा है शास्त्रीय नृत्य शैली है। दूसरा कह रहा है भारतीय संगीत के राग हैं। तीसरा कह रहा है भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। आपको बताना है कि ये जो आपके सामने नाम दिया जा रहा है, इस राज दिलरुबा और सुर श्रृंगार, ये क्या है? तो आपका जो सही है वो है भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं। भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं आपके इस राज दिलरुबा और सुर श्रृंगार। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस राज दिलरुबा और सुर श्रृंगार। ये देखिए आपके सामने है, ये आपका वाद्य यंत्र है, काफ़ी सुंदर सा वाद्य यंत्र है। और आपके पास और भी वाद्य यंत्र हैं, इनको भी आप देख लीजिए। ये है आपका दिलरुबा वाद्य यंत्र और आपका इसराज वाद्य यंत्र है, दिलरुबा वाद्य यंत्र है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। तो ये दोनों वाद्य यंत्र आपने देख लिया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के बारे में कौन सा कथन है जो सही है, आपको ये बताना है। पहला, यह भारतीय नृत्य परंपराओं में 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। दूसरा है इसका अभ्यास मुख्य रूप से शिव मंदिरों में किया जाता है। तीसरा है इसे जल तत्व के रूप में भी बढ़त दिया गया है।
आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में कौन सी बात है जो सही है। आपके सामने कूट है और आपके सामने ऑप्शन भी है। पहले कूट में है कि तीनों बातें सही हैं, दूसरे कूट में है कि पहला दूसरा सही है, तीसरे में है केवल पहला सही है और चौथे में है कोई भी सही नहीं है। चलिए चलो दीजिएगा जवाब। काफ़ी गूढ़ प्रश्न है और इसके सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सही है वो है केवल और केवल पहला सही है। केवल और केवल पहला सही है कि आपका यह भारतीय नृत्य परंपराओं के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है इसमें आप जानते हैं 8 जो आपके परंपरागत शास्त्रीय नृत्य हैं उनके नाम याद रखिएगा। भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, ओडिसी है, सत्रिया है, मोहिनी अट्टम है और मणिपुरी है। इसके अलावा जो बात कर रहा है कि इसे जल तत्व के रूप में बढ़त दिया गया है और कह रहा है इसका अभ्यास मुख्य रूप से शिव मंदिरों में किया जाता है, ये दोनों बातें गलत हैं। क्योंकि इसका जो अभ्यास है ये वैष्णव विषयों पर आधारित होता है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये ज़्यादातर कृष्ण और विष्णु के मंदिरों में किया जाता है, ये शिव मंदिर नहीं है, कृष्ण और विष्णु मंदिर में किए जाते हैं, वैष्णव परंपरा से प्रभावित है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो कह रहा है कि जल तत्व से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये जल तत्व से नहीं है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था आपका जो है कुचिपुड़ी के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है आपका अग्नि तत्व होना चाहिए। यहाँ पे अग्नि तत्व होना चाहिए था, इसलिए ये आपका गलत हो गया। अग्नि तत्व होता तो सही हो जाता। जैसे आपको पता हो कि जो आपका ओडिसी है इसके लिए जल तत्व का उपयोग किया जाता है, जल तत्व का उपयोग किया जाता है। और आपका जो मोहिनी अट्टम होता है इसमें वायु तत्व के लिए उपयोग किया जाता है। भरतनाट्यम में अग्नि तत्व का, कथकली में आकाश तत्व का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका जो गलत है ये तीसरा भी गलत है, बिकॉज इसके लिए जो है अग्नि तत्व का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। चलिए फिर से देख लीजिए। ओडिसी के लिए जल तत्व है, इतना तथ्य हो जाता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न होने लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओडिसी के लिए जल तत्व है, जल तत्व है। दूसरा जो है आपका वो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। इसके लिए जो उपयोग किया जाता है ये है आपका वायु तत्व। मोहिनी अट्टम के लिए वायु तत्व का उपयोग किया जाता है। भरतनाट्यम के लिए अग्नि है, भरतनाट्यम के लिए अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है। इसके अलावा कथकली के लिए, कथकली, कथकली याद रखेंगे जो कि आपके कहाँ का है, केरल का है। कथकली के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? आकाश तत्व का उपयोग किया जाता है, आकाश। और आपके कुचिपुड़ी के लिए पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी, मैंने अग्नि कह दिया था, पृथ्वी, पृथ्वी कर लीजिएगा। ये आपके हैं ओडिसी के लिए जल तत्व, मोहिनी अट्टम के लिए वायु तत्व, भरतनाट्यम के लिए अग्नि तत्व, कथकली के लिए आकाश तत्व और कुचिपुड़ी के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है, तो उसी से कुछ ये रिलेटेड है कि अलग अलग जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं ये अलग अलग तत्वों से जुड़े हुए हैं। तो आपका दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये वैष्णव और कृष्ण मंदिरों में किया जाता है। तीसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपका कुचिपुड़ी जो है ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, मैंने फिर से सारी चीज़ें रिकॉल कर दी हैं आप लोगों को, तो इम्पॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी के बारे में हमने पहले भी कुछ बातें जानी थी। इसमें सर पे पानी का पात्र रख के डांस करते हैं, नीचे तस्तरी होता है उसकी धार पे पाँव रख कर के डांस करते हैं, कथोपकथन का उपयोग करते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो IAS में भी आया हुआ था। अगला है हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के बीच अंतरों पर विचार करना है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बीच क्या अंतर है, दोनों के बीच अंतर कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत कृति आधारित है, वहीं कर्नाटक संगीत राग आधारित है। दूसरा कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर पर जोर दिया जाता है, वहीं कर्नाटक संगीत गम पर आधारित है। तीसरा कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत में सारंगी एक प्रमुख प्रयुक्त उपकरण के रूप में है, वहीं कर्नाटक में वायलिन का प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र के रूप में यूज़ होता है। अब आपको बताना है ए में है, यानी कि पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरा सही है। तीसरे में केवल तीसरा सही है और चौथे में कोई भी सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कूट भी है। आपको बताना है कौन सा है जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बारे में सही बात कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दूसरा तीसरा सही है।
पहला क्यों गलत हो गया? हिंदुस्तानी संगीत राग आधारित है, कृति आधारित नहीं है। कर्नाटक संगीत कृति आधारित है, उल्टी बात कर रहा है। का से कर्नाटक, का से कृत आधारित, तो कर्नाटक कृत आधारित है, हिंदुस्तानी राग आधारित है, इसलिए इसमें उल्टी बात किया, इसलिए पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर पर जोर दिया जाता है, वहीं कर्नाटक संगीत में गमका आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत में सारंगी एक प्रमुख प्रयुक्त उपकरण के रूप में होता है यूज़, और कर्नाटक में वायलिन का प्रमुख वाद्य रूप में उपयोग किया जाता है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि दोनों का अपोजिट कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आयोग के द्वारा ये पूछा जाएगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यह नृत्य शैली विशेष रूप से बिहार, बंगाल में, उड़ीसा के संधि क्षेत्रों में सम्मिलित त्रिकोणीय क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महाभारत एवं रामायण सहित महाकाव्य के प्रसंगों को अभिनीत किया जाता है। यह विशेष रूप से बसंत उत्सव, चैत्र पर्व जैसे क्षेत्रीय त्योहारों से संबंधित है। यह नृत्य शैली है। आपके सामने एक नृत्य शैली की विशेषता दी हुई है, आपको उस विशेषता को पढ़ना है और बताना है कि ये किसकी विशेषता की बात कर रहा है। याद रखिए एकदम कॉमन सेंस का है। अगर आपको पता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आप क्षेत्र के आधार पर भी बता सकते हैं कि कौन से नृत्य की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपका जो सही है वो है आपका छऊ, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में छऊ ही किया जाता है, इसी की बात हो रही है। और जो बसंत उत्सव, चैत्र पर्व के क्षेत्रीय त्योहारों के रूप में किया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, छऊ एक नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन बिहार, बंगाल, उड़ीसा के संगम वाले त्रिकोणीय क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें महाभारत और रामायण के महाकाव्यों पर ही अभिनय किया जाता है। महाभारत और रामायण के महाकाव्यों पर अभिनय किया जाता है आपका जो छऊ नृत्य है। ये देखिए छऊ नृत्य है, ये काफ़ी बड़ा सा मुकुट लगाया है जो काफ़ी कलरफुल है, डांसर ने लगाया हुआ है। इसको पुरुष करते हैं, आदिवासी करते हैं। और ये महाभारत और रामायण के जो मतलब पर हमारे काव्य हैं उन्हीं से लिए गए प्रसंग पर आधारित होता है। ये आपका डांस है, जात जातिन डांस है। जात जातिन डांस ये भी देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जात जातिन डांस भी किया जाता है। ओडिसी डांस भी आपके सामने दिया हुआ है। ये सारे आपके यहाँ के नृत्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं? इनमें से कौन से हैं जो ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं? पहला है मृदंगम, दूसरा है छाछ, तीसरा है आपका रावण हत्था और चौथा है खड़क ताल। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना। इनमें से कौन कौन से हैं जो आपके ताल वाद्य यंत्र हैं? ताल का मतलब जिसको आघात करके बजाया जाता है, जिस पर प्रहार करके बजाया जाता हो, ऐसे वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? पहले में कह रहा है केवल 1, 2 और 4, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। दूसरे में कह रहा है केवल 1 और 2, और आपका तीसरे में कह रहा है 3 और 4, और चौथे में कह रहा है कि चारों। इसमें से कौन सा है जो आपका ताल वाद्य यंत्र है, आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे आपका पहला ही सही है। पहला, दूसरा और चौथा जो है ये ताल वाद्य यंत्र है। मृदंगम, छाछ और आपका खड़ ताल, ये आपके क्या हो गए? ताल वाद्य यंत्र है जिनको आघात करके बजाया जाता है, इसको ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अलावा आपका सुशिर या पवन वाद्य यंत्र भी होता है, तात या तार वाद्य यंत्र भी होता है, ड्रम भी होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही बढ़ चुके हैं। आपके जो ताल वाद्य यंत्र हैं इससे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ताल या थाप दिया जाता है, इसीलिए इसको ताल वाद्य यंत्र कहा गया है। जो आपके झांझ होते हैं ये एक वृत्ताकार, समतल या अवतल धातु के प्लेट होती हैं जिस पर डंडी से प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। जो आपका खड़ ताल है ये भी एक ताल वाद्य यंत्र है, यानी कि इस पर भी आप हाथ का उपयोग करके इसको बजा सकते हैं। मृदंगम आप सभी को पता है कि ये प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग खास करके कर्नाटक संगीत में किया जाता है। आपका जो रावण हत्था है एक प्राचीन धनुष के आकार का वाद्य यंत्र होता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया?
ताल वाद्य यंत्र नहीं है रावण हत्था, बल्कि ये क्या है, एक धनुष के आकार का वाद्य यंत्र है। ये आपका मृदंग है, देख लीजिए ढोल के आकार का होता है मृदंग। और ये आपका है जो है खड़ताल, जिसको हाथ का उपयोग करके बजाते हैं खड़ताल। और इसके अलावा आपके सामने है रावण हत्था, रावण हत्था भी दिया हुआ है। ये है आपका रावण हत्था जो तीर के जैसे होता है। आगे है भरतनाट्यम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है भरतनाट्यम के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला कह रहा है इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरा कह रहा है यह मानव शरीर के अग्नि तत्व को दर्शाता है। तीसरा कह रहा है यह एकल नृत्य का प्रारूप है जो पुरुष के साथ साथ महिला नर्तकियों द्वारा भी किया जा सकता है। अब आपको कुट की सहायता से बताना है। पहले में है कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों हैं। दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला और तीसरा, और चौथे में है केवल पहला। तो बताएंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को पता चल चुकी हैं अभी तक पढ़ते पढ़ते। तो ये भी पता होगा कि जो आपका भरतनाट्यम है ये दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु में किया जाता है और इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भारतीय नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है। ये भी सही है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसमें आपके भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। 8 आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो वर्तमान में भारत में देखने को मिलते हैं। तो आपके सही हैं, सभी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी ने दिया है जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा, और इसको अग्नि तत्व से दर्शाया जाता है। हमने इसके बारे में अभी आप लोगों को बताया है। और इसको एकल नृत्य किया जाता है जो पुरुष के साथ साथ महिला नर्तकियों द्वारा भी किया जा सकता है। हालांकि कैसा है, मोस्टली एकल नृत्य है। ये देखिए आपके सामने भरतनाट्यम करती हुई महिला हैं, आप इनको देख सकते हैं। भरतनाट्यम का ये फिगर है। आगे देखिए फिर से कुछ बातें की गई हैं और इनको आपको पढ़ना है और फिर बताना है ये किस नृत्य की विशेषता की बात हो रही है। कह रहा है इस नृत्य शैली यह नृत्य शैली एक जीवंत परंपरा है तथा वैष्णव मठों में इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें हस्त मुद्रा, पग मुद्रा, आहार्य, संगीत आदि के संबंध में दृढ़ता से नियमों का पालन किया जाता है। इस नृत्य प्रारूप को 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शंकर देव ने प्रतिपादित किया है। यह नृत्य शैली कौन सा है? अब तो मेरे बच्चों को इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। इतना सारा चीज़ आप लोगों को 2, 3, 4 क्लास में पता चल चुका है कि आपका जो सही है वो क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि शंकर देव जो है ये सत्रिया से जुड़े हैं। 15वीं शताब्दी में शंकर देव ने ही सत्रिया नृत्य को जो है फेमस बनाया था, जो वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ है। इसमें हस्त मुद्रा, पग मुद्रा, आहार, संगीत पर जोर दिया जाता है। तो ये सारी विशेषता किसकी है? आपके सत्रिया नृत्य की है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है, ये है सत्रिया नृत्य का ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल आपका ड्रेस पैटर्न। ये है सत्रिया, काफ़ी सुंदर है। ये ओडिसी है, ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक ओडिसी भी है। अगला देखिए रंगमंच कला तथा उसकी प्रस्तुति वाले राज्यों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ आपके रंगमंच हैं। इनको प्रस्तुत करने वाले राज्यों के बारे में विचार करना है। और ये देखिए एक तरफ रंगमंच है और राज्य है। पहला आपका है तमाशा। क्या तमाशा उत्तर प्रदेश का है? क्या भवई उड़ीसा का है? क्या यक्षगान कर्नाटक का है? अब आपको युग्म की सहायता से उत्तर देना है और आपको पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले में है कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। दूसरे में है केवल दूसरा तीसरा सही है। तीसरे में केवल तीसरा सही है और चौथे में उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है। तो तमाशा आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है, आप सभी को पता है। तमाशा आपका कहाँ का हो जाएगा? तमाशा आपके महाराष्ट्र का है। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है। भवई में पढ़ा चुकी हूँ, ये गुजरात का है, गुजरात का है, इसलिए आपका पहला और दूसरा तो सही नहीं है।
केवल और केवल तीसरा यानी कि यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, यही सही है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने इसको कई बार पूछा है। तमाशा महाराष्ट्र का है, ये भी याद रखिएगा। और भवई आपके गुजरात का है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारतीय लोक संगीत और राज्यों जहाँ वे प्रचलित हैं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके लोक संगीत हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं, आपको बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है। कह रहा है आपका भटियाली, क्या ये बिहार का है? दूसरा कह रहा है बाउल, क्या ये नागालैंड का लोक संगीत है? तीसरा कह रहा है मांड, क्या ये महाराष्ट्र का लोक संगीत है? और आपका कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है तीनों सही है, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है केवल तीसरा, और चौथे में है कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन भी हैं और कूट भी, और आपको इनकी सहायता से उत्तर देना है कि कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, आपका कोई भी सही सुमेलित नहीं है, आपका चौथा सही हो जाएगा, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। चूँकि आपका जो भटियाली है ये कहाँ का हो जाएगा, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भटियाली है ये आपके बंगाल के नाविकों के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इसका ज़्यादातर उपयोग बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गाया जाने वाला एक लोक संगीत है। तो इसलिए आपका पहला गलत हो गया। भटियाली बिहार का नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल का है और बांग्लादेश का भी है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का है। बाउल के बारे में ये क्यों गलत है? आपका जो बाउल है ये भी आपके पश्चिम बंगाल का ही संगीत है, बाउल भी आपके पश्चिम बंगाल का ही है, तो इसलिए आपका दूसरा वे भी गलत है। जो आपका मांड है, मांड आपके राजस्थान का लोक संगीत शैली है, ये याद रखिएगा, ये कहाँ का है? राजस्थान का है, राजस्थान का लोक संगीत शैली है, और यह ठुमरी और गज़ल के समान है, ठुमरी और गज़ल के समान है आपका मांड जो राजस्थान का है। बाउल और भाटिया ये दोनों पश्चिम बंगाल के हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सारे लोक नृत्य और राज्य आपको याद होने चाहिए, भाटिया, बाउल और आपका मांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी, तो इसको रिवीजन भी करते रहिएगा, आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग फिर ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे से रिवीजन भी करते रहिएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।